नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। क्या संभव है कि एआरटी लेने के बावजूद भी आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाए, एआरटी फेल हो जाए, एचआईवी कंट्रोल में ना रहे या एआरटी काम ना करे? जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एआरटी क्यों फेल होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि एआरटी फेल हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं। एआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए। जनरली 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, रोज एक गोली लाइफ लॉन्ग लेनी है। एआरटी का मेन उद्देश्य, गोल ये है कि एचआईवी आगे ना बढ़े, एचआईवी का वायरस और ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे और कोई रेजिस्टेंट एचआईवी वायरस डेवलप ना हो। एचआईवी के लिए हम वायरोलॉजिकल फेलियर कब कहते हैं? अगर आप 24 हफ्ते या उससे ज़्यादा आप एआरटी ले रहे हो और आपका वायरल लोड 200 कॉपी से ज़्यादा हो तो हम उसे वायरोलॉजिकल फेलियर कहते हैं। या कोई पेशेंट ऐसा है एचआईवी का जिसने पहले एआरटी लिया हो और एआरटी लेने के बाद उसका अचानक से वायरल लोड बढ़ जाए 200 कॉपी से ऊपर, और फिर अगर हम 1 महीने बाद वापस उनका रिपीट करते हैं वायरल लोड तो भी ये 200 कॉपी से ज़्यादा है। अर्थात ये प्रमुख पेशेंट, उनका पहले तो एचआईवी कंट्रोल था बट अब वो वायरोलॉजिकल फेलियर में जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप दवा सही से नहीं लेंगे तो एचआईवी का ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा, एआरटी फेल हो जाएगा या वायरोलॉजिकल फेलियर होगा। इसके प्रमुख कारण क्या है? पहला, एडहेरेंस यानी कॉम्प्लायंस। आप दवा सही से ना ले रहे हो, दवा छोड़ दे, कभी लिया भूल गए, तो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे रेजिस्टेंट वायरस डेवलप होता है। इसके अलावा एक इंटरेक्शंस होते हैं दवाओं का आपस में, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस या खाने के साथ इंटरेक्शंस। जैसे अटाजानावीर जनरली आप अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक पेंटोसिड, ओस्मेप्राजोल वगैरह के साथ लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इसका खाने के साथ भी वैसा ही कोरिलेशन है। इसके अलावा डोलोटोग्राविर जो है, आप अगर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या सुक्राल्फेट इत्यादि ले रहे हैं तो उसे 2 घंटा पहले या उसके 6 घंटे के बाद लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कुछ दवा है जैसे रिफाम्पिसिन, कार्बामाजेपिन ले रहे हो तो डोलोटोग्राविर की डोज वो बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा हमें ये जानना जरूरी है कि कुछ एआरटी दवाइयाँ होती हैं जिनके लो जेनेटिक बैरियर है, यानी वो अर्थात वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि लाइमोडिन, एम्ट्रिसिटाविन, लेल्टेग्राविल और एनआरटीआई, सारे ये बहुत ही लो जेनेटिक बैरियर है। इसके अलावा कुछ दवाई ऐसी हैं जिनका हाई जेनेटिक बैरियर है, जैसे कि डोलुटाग्राविर या बिक्टेग्राविर या बूस्टेड पीआई, बूस्टेड प्रोटीएस इनहिबिटर्स। इनके जेनेटिक बैरियर काफ़ी हाई है तो इनका जनरली ये बहुत फॉरगिविंग होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस डेवलपमेंट होने की संभावना, चांसेस कम होती है। इसके अलावा हम इसको साबित कैसे कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस है? तो उसके लिए हमें जीनोटाइप टेस्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें दवाओं के अंदर क्या कोई दवा काम करेगी कि नहीं करेगी वो समझ में आता है। कैसे? इसके अंदर म्यूटेशंस देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक बहुत ही कॉमन छोटा म्यूटेशन है M184V म्यूटेशन, जिसे मालूम चलता है कि लाइमोडिन, एम्ट्रिसिटाविन काम नहीं करने वाला है। जनरली आज के टाइम पे हम बहुत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं क्योंकि रेजिमेन आज के टाइम पे एआरटी का बहुत सरल, सादा और सिंपल हो गया है और लेना भी बहुत आसान हो गया है। तो जरूरी है अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को रेजिस्टेंट है तो हम जानने का प्रयत्न करें कि किस दवा से उसको रेजिस्टेंट है। अगर पहले वो दवा काम नहीं की है या दवा फेल हो रहा है तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम 2 नई दवा एटलीस्ट ऐड करें जिसके अगेंस्ट वो एक्टिव हो। तो जनरली हम क्या ऐड करते हैं? या तो बूस्टेड पीआई प्रोटीएस इनहिबिटर के साथ कुछ डोलोटाग्राविर, या बूस्टेड पीआई के साथ 2 एनआरटीआईज ऐड करते हैं, या पेशेंट ने पहले अगर डोलोटाग्राविर इत्यादि लिया है तो बूस्टेड पीआई के साथ हम ट्वाइस अ डे डोलोटाग्राविर ऐड करते हैं। अर्थात कि जब भी वायरोलॉजिकल फेलियर होता है तो उसको चेंजेस करने के ऑप्शंस हैं दवाइयों में, और भी संभावना है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, नई दवा ऐड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इस बार वही कहूँगा कि अगर आपको एचआईवी है या एचआईवी शंका है तो आप सही डॉक्टर से संपर्क करें, और आप एचआईवी की अगर दवा ले रहे हो तो आप दवा उसको प्लीज़ रेगुलर लेते रहें। गवर्नमेंट से लेना चाहे प्लीज़ ले सकते हैं, प्राइवेट से लेना चाहे ले लीजिए, बट जहाँ पे भी है रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर कंप्लायंस वो बहुत बहुत ज़रूरी है। दवा लिया छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एचआईवी अगर आपको है तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर एचआईवी के कारण आप डिप्रेस, एंशियस या ओवर थिंकिंग समझ रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग से आपका जो कंप्लायंस है, दवा लेने की सोच है, वो रेगुलर रहेगी, आप रेगुलर लेते रहेंगे। इसके अलावा एचआईवी के साथ अगर कुछ आप सब्सटेंस एब्यूज कर रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग या कुछ भी, तो भी आप डॉक्टर से बात करें, उसको भी हमें बंद करना है।
अंत में फिर से कि HIV एक ट्रीटेबल बीमारी है, इस पे इलाज है, इलाज संभव है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकते, बट रेगुलर दवा लेते रहिए। स्वयं खुद से लेके दवा मत खाइए, प्लीज़ रेगुलर फॉलोअप में रहिए। जहाँ भी फॉलोअप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, आप प्लीज़ फॉलोअप करते रहिए। हमसे जुड़ना चाहे तो भी जुड़ सकते हैं। अंत में फिर से एक बार और, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक मेंशन करें। आपको कुछ और विशेष टॉपिक पे बात करने की इच्छा है HIV में, तो उसके भी बारे में हमें बताएं। धन्यवाद।